दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 2014 के बाद इस देश में बीजेपी ने जिस भी राज्य में चाहा वहां सरकार बना ली। अगर चुनाव नहीं जीत पाए तो उसके बाद विधायकों को खरीद लिया और इसका नाम दिया गया ऑपरेशन लोटस। और यह सिर्फ खेल एक दो राज्य में नहीं हुआ है। अगर आप फेरिस्त देखना शुरू कीजिएगा तो आपके जहन में उत्तराखंड आएगा, आपके जहन में पुडुचेरी आएगा, आपके जहन में गोवा आएगा, आपके जहन में कर्नाटक आएगा, आपके जहन में मध्य प्रदेश आएगा। यह प्रयास महाराष्ट्र में भी किया जा रहा था, यह प्रयास राजस्थान में भी हो रहा था। तो क्या यह ऑपरेशन लोटस और विधायकों की खरीद फरोख्त इस देश के भीतर में लोकतंत्र को इतना सस्ता बना चुकी है, या फिर लोकतंत्र की खरीद फरोख्त कुछ विधायकों की खरीद के साथ हो जाती है? दरअसल अभी तक तो यही समझ में आ रहा था, लेकिन इस ऑपरेशन जासूसी ने कई परतों को खोलना शुरू कर दिया है। और इसमें पहली बार यह भी नजर आ रहा है कि दरअसल ऑपरेशन लोटस के ठीक समानांतर एक ऑपरेशन जासूसी चलती है। यह जासूसी उन लोगों को साधने को लेकर होती है जिनके जरिए सत्ता गिराई जा सकती है, या फिर जिनकी रणनीति को अगर पहले से जान लिया जाए तो सत्ता गिराने में कोई मुश्किल होती नहीं है। याद कीजिए, कर्नाटक में कुमारस्वामी की सत्ता और साथ में कांग्रेस की सरकार, जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो 224 सदस्यों वाले विधानसभा में बीजेपी को मिले थे 105 सीट, यानी बहुमत से कुछ ही कम। लेकिन दूसरी तरफ जेडीएस, कांग्रेस और निर्दलीय, इन तीनों ने मिलकर बहुमत हासिल कर लिया, इनकी सरकार बन गई। 14 महीने यह सरकार चली, लेकिन 14 महीने के बाद ऑपरेशन लोटस ने असर दिखाया और सरकार ढह कर गिर गई। येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बन गई। यह खेल क्या है? दरअसल जासूसी की परतें अब जब खुली है और वायर की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में जब इसकी जानकारी आई कि आखिर ऑपरेशन लोटस जब कर्नाटक में हो रहा था तब किन किन के फोन टैप किए जा रहे थे, यह बेहद दिलचस्प है। इस मामले में दिलचस्प है कि दरअसल जिनके फोन टैप किए गए वह उस राजनीतिक मुख्य गलियारे के हिस्सेदार थे जो सत्ता बनाए हुए थे और जो सत्ता को बनाए रखने के लिए अपने तरीके से जोड़तोड़ कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता गिरानी है और सत्ता के लिए जो लोग एक साथ खड़े हैं उन्हें कैसे तोड़ना है, इसके लिए क्या जासूसी हो रही थी? यह सवाल इसलिए क्योंकि जो 4-5 नाम निकल कर आए उस दौर में, उस दौर के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के पर्सनल सेक्रेटरी सतीश, इनका भी फोन टैप हो रहा था। यानी जो भी कुमारस्वामी कह रहे थे, और अगर उस पीरियड को याद कीजिएगा तो कुमारस्वामी अमेरिकी यात्रा पर गए हुए थे, उन्हें बीच में लौटना पड़ा। उनके सेक्रेटरी ही सारे संवाद कांग्रेस के साथ और निर्दलीय विधायकों के साथ लगातार कर रहे थे। लगातार वो सबके टच में थे, लेकिन उनका फोन टैप हो रहा था। उसके बाद जो डिप्टी सीएम है जी परमेश्वरा, उनका भी फोन टैप हो रहा था। उसी पीरियड में, जिस पीरियड का हम जिक्र कर रहे हैं, 2018 और 2019, जुलाई आते आते 2019 में सरकार गिर चुकी थी, लेकिन यह प्रक्रिया शुरू हो गई थी 2018 से ही। 18 में दीपावली के लगभग से यह पूरी प्रक्रिया तेज होती है। और उसमें तीसरा नाम है जो पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी वेंकटेश, उनका भी फोन टैप हो रहा था। यानी गठबंधन की सरकार जो चल रही है उसको अगर गिराना है तो क्या यह जासूसी हो रही थी? क्योंकि याद कीजिए तो जो ट्रस्ट वोट हो रहा था उसके होने की नौबत आने से ठीक पहले ही सरकार गिर गई। और सरकार जब गिर गई तो उसमें जो लोग रिबेल एमएलएस थे वो सभी बीजेपी में एक झटके में चले गए। और जो रिबेल थे, क्या उनका फोन भी टैप हो रहा होगा? अभी इसकी जानकारी नहीं आई है, लेकिन उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी, अगर उस पीरियड में फिर से चले जाइएगा तो कांग्रेस के एमएलए जैसे रोशन बेग, एक पॉन्जी स्कीम में सीबीआई ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। 400 करोड़ का मामला था। सवाल था कि एक करप्ट आदमी, एक करप्ट विधायक, वह भी रिबेल हो गया और वह भी वहां से निकलकर बीजेपी में आ गया। तो क्या ऑपरेशन लोटस के पीछे जो 5वां नाम निकल कर आया उसमें पता चला कि जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, जो राज्य के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के पिता भी हैं और जेडीएस के नेता भी हैं, उनके जो सुरक्षा कर्मी मंजूनाथ मुडेगौड़ा हैं, उनका भी फोन टैप किया जा रहा था। यानी किसी भी तरीके से, और यह लंबे समय से उनके सुरक्षा कर्मी और जिन सेक्रेटरीज का हमने जिक्र किया वह भी तकरीबन कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, इतने लंबे वक्त से, यानी
पार्टी के भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसकी नब्ज को वो लोग पकड़े रहते होंगे, या फिर जो सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम है वो अपने तौर पर उनसे संवाद बनाते होंगे और बताते होंगे, और उन्हें पता भी चलता होगा क्योंकि वह उनके साथ रहते थे। तो उनके फोन टैप को एक बड़ा आधार क्या माना जा सकता है? और यह बहुत साफ तौर पर है कि मध्य प्रदेश में भी जो कुछ हुआ, जिस रूप में हुआ, सरकार जिस रूप में गिरी, गोवा में जिस तरीके से आखिरी मूवमेंट में कांग्रेस पीछे रह गई और बीजेपी ने वहां गठबंधन कर लिया, किस तरीके से किया, उत्तराखंड में जो सरकार गिरी, और कहा गया था कि ऑपरेशन लोटस तो महाराष्ट्र में भी जब शिवसेना की सरकार बनी उसके बाद बीजेपी ने शुरू कर दिया था। तो सवाल राजस्थान का भी आया था, क्या राजस्थान में भी ऑपरेशन लोटस चल रहा है? यह सारी परिस्थितियां बताती है कि इस देश के भीतर में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स धीरे धीरे खत्म हो चले हैं और सरकारों को गिराना या बनाना इस देश में जनता के हाथ में नहीं है। और जब हम इन बातों का आपसे जिक्र करते हैं तो हमें लगता है कुछ चीजें और साफ होनी चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोकतांत्रिक देश होने की प्रक्रिया में जो 4, 5, 6 नियम होते हैं, भारत उसमें धीरे धीरे 2014 के बाद डाइल्यूट क्यों होता चला जा रहा है? भारत चुनावी प्रक्रिया में डाइल्यूट हुआ। भारत जो बहुलतावाद है भारत के भीतर में, उसमें सबको समान अवसर, समान न्याय मिलना चाहिए, इसको लेकर भारत डाइल्यूट हो गया। जो नागरिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता है उस क्षेत्र में भारत कमजोर हो गया। जो लोकतांत्रिक संस्कृति है भारत के भीतर की, वह भी कमजोर हो गई। भारत की राजनीतिक भागीदारी जो लोकतांत्रिक देश में कहीं भी होती है वह भी कमजोर पड़ने लगी। इन तमाम मापदंडों को अगर परखना शुरू कीजिएगा तो दुनिया के 167 देश ऐसे हैं जो कि एक मापदंड के लिहाज से संप्रभु सरकारों के दायरे में आते हैं, और उस दायरे में आने वाले लगभग 165 देश, 167 में से यूनाइटेड नेशन के सदस्य भी हैं। भारत भी उसमें से एक है। लेकिन भारत की डेमोक्रेसी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि जब आप वर्ल्ड इंडेक्स देखना शुरू किएगा तो इन तमाम मापदंडों पर जिसका हमने जिक्र किया उसकी जरा कल्पना कीजिए। भारत पिछले साल 53वें नंबर पर था, 53 नंबर पर। और जब प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में सत्ता आई थी उस समय दुनिया के मानचित्र पर भारत का नंबर 27 था, 27वें नंबर पर था। यानी किस तेजी से भारत नीचे गिरा है लोकतंत्र को लेकर। और लोकतंत्र के लिए भारत के पर जब यह दबाव बना कि दरअसल जो पूरा का पैगसस, जो पूरा इक्विपमेंट है इजरायली द्वारा जो क्रिएट किया गया है और जिसको एनओएस अपने तौर पर दुनिया की तमाम संप्रभु सरकारों को देता है, तो याद कीजिए कल सरकार की तरफ से क्या कहा गया। दुनिया के 45 देशों में यह सब कुछ चल रहा है और आप सिर्फ भारत को निशाना बना रहे हैं। सवाल यह नहीं है। इस वक्त जो रिपोर्ट आई है जिन 10 देशों को लेकर, उसमें तमाम देशों को भारत में कहां भारत को खड़ा कर दिया गया, हमें लगता है यह भी अब समझने की जरूरत है। क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर 2014 में भारत की रैंकिंग 27 थी तो 2015 में बढ़कर 35 हो गई। 2016 में स्थिति कुछ सुधरी, वो 32 पर आई, लेकिन 2018 में यह 41 पर पहुंच गई। 2017 में 41 पर पहुंच गई, 2018 में 44 पर पहुंच गई, 2019 में 51 पर हो गए और 2020 में 53 पर हो गए। जाहिर है इस साल की जो रिपोर्ट आएगी भारत हो सकता है 60 के नीचे चला जाए, जो परिस्थिति है और जो मापदंड बन रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जिस जासूसी के मंत्र ने समूची दुनिया को हिला दिया है और खास तौर से भारत की रिपोर्ट इस रूप में जब सामने आ रही है, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि जिन देशों को इसकी कैटेगरी में खड़ा किया गया है उसमें सोचिए भारत कहां पर खड़ा है। भारत अजरबैजान, मोरक्को, मैक्सिको, यूनाइटेड अरब अमीरात, हंगरी, बहरीन, रवांडा, सऊदी अरब, कजाकिस्तान, भारत इन देशों की कैटेगरी में खड़ा है। भारत को तो तुलना करनी थी, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करनी थी। भारत तो अमेरिका को देख रहा था। भारत तो विकसित होने की दिशा में बढ़ना चाहता था। भारत तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को संभालकर इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना चाहता था। लेकिन जब यह पूरा जासूसी कांड सामने आया जिसमें इस बात का जिक्र है कि सरकार जासूसी के जरिए चल रही है, तो उसमें वो किन देशों की कतार में है। कल्पना कीजिए कि भारत आज की तारीख में डेमोक्रेटिक स्टेट के ठीक पैरेलल एक दूसरी लकीर होती है फ्लॉयड डेमोक्रेसी,
यानी त्रुटिपूर्ण डेमोक्रेसी। इसका मतलब यह होता है कि चुनाव तो निष्पक्ष और स्वतंत्र होते होंगे, लेकिन यहां पर मीडिया की स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों का हनन और यहां पर लोकतांत्रिक संस्कृति पर हमला हो रहा है। तो भारत फ्लॉइड डेमोक्रेसी में आता है, और जिन 10 देशों में यह सब कुछ हुआ है, जो पूरा जासूसी हुआ है, उसमें फ्लॉइड की कैटेगरी में 2 देश और आते हैं, एक हंगरी और एक मैक्सिको। अब आप सोचिए कि मैक्सिको में यही काम जो आज भारत में सामने निकल कर आया है, 2016-17 में ठीक मैक्सिको की सत्ता ने यही काम किया, और 2018 के चुनाव में वह पूरे बहुमत के साथ इतिहास रचते हुए जीत कर आ गई। और 2008 समय जो जानकारी निकल कर आई थी कि 15,000 मैक्सिको के जो टेलीफोन थे उनको टैप किए जा रहे थे इसे पेगासस से, इसी के जरिए। और उस वक्त अटॉर्नी जनरल का जो मैक्सिको में ऑफिस था वह भी अड्डा बना हुआ था लोगों पर निगरानी करने का, और 500 लोग जो उसके दायरे में थे उनकी निगरानी वो कर रहा था, अटॉर्नी जनरल का दफ्तर। यानी उस वक्त जब वहां के अखबार है मेलेनियो, जो नेशनल न्यूज़पेपर है, उसने जब तमाम डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए 2017 में, तो हंगामा मच गया। अब आप कल्पना कीजिए कि मैक्सिको में जिन पत्रकारों के फोन टैप किए जा रहे थे उसमें एक पत्रकार सेसिलो बिर्तो भी थे। फरवरी में इनका फोन टैप शुरू किया गया और मार्च में इनकी हत्या हो गई। यानी किस तरीके से सत्ता निरकुंश हो जाती है। और जब हम निरकुंश सत्ता का जिक्र कर रहे हैं तो जिन देशों में यह सारी की सारी जासूसी हो रही थी उसमें अजरबैजान, वहां पर निरकुंश सत्ता है। इसके अलावे बहरीन, रवांडा, सऊदी अरब, कजाकिस्तान, ये सभी जो है ऑथोरिटेरियन सत्ता है। यहां पर मोरक्को में माना जाता है हाइब्रिड रिज्म है। हाइब्रिड का मतलब यह होता है कि यहां पर चुनावी धोखाधड़ी होती है, निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव नहीं होते हैं, राजनीतिक विरोधियों को नहीं बख्शा जाता है, स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होती है, व्यापक भ्रष्टाचार होता है, उत्पीड़न, मीडिया पर दबाव, कानून का अराजक शासन, अविकसित राजनीतिक संस्कृति, यह सब कुछ हाइब्रिड रिज्म में आता है, जिसमें मोरक्को भी शामिल है। और इसके अलावे तो बाकी सभी निरकुंश राजशाही या तानाशाही के दायरे में आते हैं, जो तमाम देश हैं। यानी इन 10 देशों में भारत ही एकमात्र देश रहा जो कि सही मायने में 2014 तक लोकतंत्र के हिस्से में आता था, डेमोक्रेटिक स्टेट। उसके बाद इसमें त्रुटिपूर्ण डेमोक्रेसी की स्थिति आ गई, फ्लॉइड डेमोक्रेसी आ गई, और धीरे धीरे भारत की स्थिति जो नाजुक होती चली जा रही है। क्या यह कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी भारत के भीतर में धीरे धीरे खत्म होने की दिशा में आ रही है? क्योंकि यह सवाल अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स के जरिए है। लेकिन इन सब के बावजूद जो आप एनओएस की जो जानकारी निकल कर आए, उससे जब मीडिया के जरिए पूछा गया कि आपने जो अपने सॉफ्टवेयर को बेचा वो किसे बेचा, उन्होंने कहा हमने सरकारों को बेचा। उन्होंने पूछा कैसी सरकारों को बेचा, उन्होंने कहा हमने संप्रभु सरकारों को बेचा, या सरकार द्वारा जो स्थापित एजेंसीज है उन्हीं को हमने दिया, किसी दूसरे को नहीं दिया। आपने उनको क्यों दिया? हमने उन्हें इसलिए दिया क्योंकि वह टेररिज्म पर नकेल कस सके, वह कहीं नेशनल सिक्योरिटी का सवाल आता है तो वह उस दिशा में काम कर सके। यही जवाब आया। लेकिन उनसे पूछा गया, जब इतने फोन कॉल निकल कर आ रहे हैं और ऐसे ऐसे लोगों के जो कि राष्ट्र के लिए सुरक्षा पैदा नहीं कर सकते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ ही खड़े होंगे, ना वो टेररिस्ट हैं ना राष्ट्र के लिए कोई सुरक्षा को खतरा है, फिर भी तो उनका 3 लाइन का जवाब आया, जरा उसे सुन लीजिए। उनका कहना है कि इट वायलेट्स द ट्रस्ट दैट वी गिव अवर कस्टमर्स, यानी अगर कस्टमर्स को जो दिया गया है अगर उसका वायलेशन हुआ है, जो ट्रस्ट हमको था, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग एवरी एलिगेशन, हम जांच करेंगे हर आरोप की, एंड इफ वी फाइंड दैट इट इज ट्रू वी विल टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन। अगर हमको लगेगा कि जो आरोप लग रहे हैं वो सही हैं तो हम स्ट्रॉन्ग एक्शन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लेंगे। लेकिन इसके साथ अगला सवाल है, क्या मैक्सिको को लेकर कोई कड़ी कार्रवाई ली गई? मैक्सिको में तो एक जर्नलिस्ट की हत्या भी हो गई, और 2016-17 के बीच में 2018 के चुनाव से ठीक पहले सब कुछ हो रहा था। तो इसके मतलब मायने क्या निकाले जाएं? सवाल सबसे बड़ा यही हो चला है कि दरअसल मौजूदा सरकार कटघरे में क्यों है। कटघरे में इसलिए है क्योंकि सिर्फ ऑपरेशन लोटस में जासूसी को आधार बनाना, या फिर चुनाव जीतने के लिए विपक्ष की रणनीति को जान लेना, या फिर
चुनाव के सामने कहीं कोई मुश्किल हालात ना आए, इसलिए इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट और इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस को अपने पास, अपनी मुट्ठी में मीडिया के जरिए रखना, यानी मीडिया किस रिपोर्ट पे क्या काम कर रही है, किन माध्यमों से काम कर रही है। लेकिन इसके ठीक समानांतर भारत की सत्ता धीरे धीरे सिमटती भी जा रही है चंद हाथों में, क्योंकि जब आप कैबिनेट मिनिस्टर्स जो बने नहीं थे और बनने की प्रक्रिया में थे, जब उनका भी टेलीफोन टैप हो रहा है, जिसमें नाम निकल कर आया, मान लीजिए अश्वनी वैष्णव, ये रेल मंत्री भी है, ये आईटी मिनिस्टर भी है, इनके और इनकी पत्नी दोनों की फोन टैप हो रहे थे। प्रहलाद सिंह पटेल के साथ तो इनको मंत्री बनाने से पहले इनके 15 एसोसिएट्स के हो रहे थे। और यह भी बड़ा रोचक है, यह मैसेज क्या है। 15 जो उनके एसोसिएट्स थे, उसमें उनका प्राइवेट सेक्रेटरी आलोक मोहन नायले, राजकुमार सिंह, आदित्य जाचक, इनके मीडिया एडवाइजर नितिन त्रिपाठी, इनके जो कुक हैं, जो गार्डनर हैं, जो बमहौरी गांव जहां पर ये आते हैं दामों के, वहां के जो सरपंच थे देवी दीन, और बेटा प्रबल पटेल, भतीजा मोनू पटेल जो कि इनके पिता भी नरसिंहपुर के एमएलए हैं, इन सभी की जांच हो रही थी। यानी मैसेज बहुत साफ है कि जिसको भी हम जांच की प्रक्रिया में लेकर आएंगे, या कोई भी ऐसा ना सोचे कि वह अछूता रह सकता है, और उससे जो दोस्ती करने वाले लोग हैं और परिवार के लोग हैं, हम उनको भी जांचेंगे, परखेंगे। क्या यह मैसेज है? यह मैसेज इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि एक वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी प्रवीण तोगड़िया गुजरात में राजनीति साधने के लिए, प्रवीण तोगड़िया का ही साथ नरेंद्र मोदी ने लिया था। लेकिन जब यह जानकारी आती है कि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे प्रवीण तोगड़िया का भी फोन टैप होता है, और वो क्या कर रहे हैं, और उस पीरियड में होता है जिस पीरियड में वो बहुत वोकल हो गए थे, विश्व हिंदू परिषद से उनको निकाला गया था, और वो जानकारी दे रहे थे कि अब वो एक किताब लेकर आएंगे जिसमें प्रधानमंत्री की आर्थिक स्थिति और उनकी राजनीतिक पूरे के पूरे सफर को वो लिख डालेंगे। और यह भी हमारे पास जानकारी उस वक्त आई थी कि इस देश के भीतर में आईबी के लोग भी प्रवीण तोगड़िया की पीछे लगे हुए थे कि वो कौन सी किताब छाप रहे हैं, कैसी छाप रहे हैं, क्योंकि उस पीरियड में हमारे पास भी जानकारी आई आईबी की तरफ से। क्या आपको जानकारी है कि वो कौन सी किताब लिख रहे हैं, उस किताब का कंटेंट आप दे सकते हैं? तो हमने कहा आईबी को इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? तो जानकारी मिली इसलिए पड़ गई क्योंकि ऊपर से निर्देश है। यानी ध्यान दीजिए, सवाल यह नहीं है कि कोई राजनीतिक सत्ता सरकार के तौर पर काम कर रही है, वो सत्ता के तौर पर अपने आप को सरकार से बड़ा मान रही है, क्योंकि सरकार के भीतर एक चेक एंड बैलेंस की स्थिति होती है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 3 सवाल यहां से बहुत साफ निकलते हैं। एक, बीजेपी की सत्ता कैसे बरकरार रहेगी राज्यों में भी, और अगर बहुमत जनता नहीं देती है तो जो बहुमत के साथ आया है उस सरकार को गिराने के लिए क्या जासूसी उसमें एक बेहतरीन औजार होगा, और उसके बाद खरीद फरोख्त यानी हॉर्स ट्रेडिंग दिखाने के लिए होगी, क्योंकि उस जासूसी के जरिए उसकी तमाम कमजोरियों को जान चुकेंगे और उसके बाद उनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि सीबीआई हमारे पास है, आईटी हमारे पास है, ईडी हमारे पास है, सब कुछ हमारे एजेंसीज अपने तौर पर काम करेंगे। यह जो सवाल निकल कर आया, उसमें जब अभिषेक बनर्जी जो बंगाल के मुख्यमंत्री के भतीजे हैं, उनका भी जब नाम आया, तो सवाल यह हुआ कि क्या वाकई इस देश के भीतर में जो फेडरल स्ट्रक्चर था, उस फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर सेंध लगाने के लिए उन करप्शंस का सहारा लिया गया, जिन करप्शंस को सेंध लगाकर जासूसी के जरिए सरकार ने पता लगाया और उसके बाद कार्रवाई शुरू की और एजेंसीज ने बार्गेनिंग शुरू की। यानी आप हमारे साथ आ गए तो आप पाक साफ हो गए, विरोध कर रहे हैं तो आपके खिलाफ एजेंसी काम करेगी। जो हमने खासतौर से कर्नाटक में रोशन बेग का नाम लिया, वह एक ऐसी परिस्थिति है। तो इसका दूसरा मतलब, पहले तो सरकार को लेकर हो गया, दूसरा मतलब जो विपक्ष की पूरी राजनीति है और सरकार की नीतियां हैं, सरकार की नीतियों में सेंध न लगे, विपक्ष की पूरी रणनीति में सेंध लगाई जा सके। और तीसरी परिस्थिति, जब उस दायरे को हम देखना शुरू करते हैं कि किस किस के फोन किस किस रूप में टैप हो रहे थे, तो जानकारी मिलती है कि यह बीजेपी के भीतर भी, सरकार के भीतर भी और अपनी पॉलिटिकल पार्टी के इर्द गिर्द भी ताना बाना ऐसा बुना है कि उसके भीतर से कल को कोई खड़ा ना हो जाए। यानी विरोध के स्वर से विपक्ष से हो ऐसा नहीं है।
जनता से हो ऐसा भी नहीं है, मीडिया से हो ऐसा भी नहीं है, अदालत के भीतर हो ऐसा भी नहीं है। अपने ही सहयोगी साथी अगर ये सोचने लगे कि दरअसल हमारी सत्ता और हमारे चलाने का तरीका निरकुश हो चला है, तो किसी भी हालत में उस निरकुशता को या तो आप बर्दाश्त कीजिए या हमारे साथ खड़े रहिए या हम जैसे कहते हैं वैसे कीजिए, अन्यथा आपके ऊपर और आपकी सारी जानकारी हमारे पास है। और आखिरी सवाल यहीं से निकलता है, क्या इस देश के भीतर में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, इस देश के भीतर में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी को संभाले हुए बड़े बड़े नेता हैं, जो कल तक यानी 2014 से पहले सड़कों पर आकर विरोध करते थे, प्रदर्शन करते थे, रैलियां निकालते थे, सरकार के खिलाफ गोलबंदी करते थे, वो सारे नेता इस दौर में, और इस दौर में कम से कम जुडिशरी को भी शामिल कर लीजिए, क्या सभी की फाइल सरकार के पास है? यहां पर फिर एक सवाल है, अगर इस देश के भीतर में सभी करप्ट हैं और उन सारे करप्ट नौकरशाह और राजनेताओं की फाइल अगर सरकार के पास है, तो उसमें से कौन चू चपाड़ कर सकता है? सत्ता तो ऐसे ही निरकुश हो गई। और इस देश के भीतर में जब पॉलिटिकल सिस्टम ही हमारा करप्ट है और वह प्लेइंग फील्ड वैसे लोगों के हाथ में देता है जिनके पास खूब पैसा हो या वो क्रिमिनल हो, यानी क्रिमिनल का मतलब उन पर कोई आरोप लगे हुए हों, क्योंकि जो फेरिस्त इस देश के भीतर में है, अगर आप देखना शुरू करेंगे तो पार्लियामेंट के भीतर भी हर तीसरा सांसद दागी है और पार्लियामेंट के भीतर हर सांसद करोड़पति है। ये दोनों परिस्थितियां भारतीय समाज से बिल्कुल हटकर है, यानी इसके कोई सरोकार इस देश की बहुसंख्य जनता लगभग 80-90% जनसंख्या से तालमेल नहीं बैठाएगी। जो अपराधी भी हो और करोड़पति भी हो, यह आपको सिर्फ संसद के भीतर मिलेगा, विधानसभा के भीतर मिलेगा, पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से जुड़े हुए अहम पदों को संभाले हुए नेताओं से मिलेगा, सामान्य आदमी के हक में नहीं है। और इसी के पैरेलल में जो लोग करप्ट होते चले गए, उसमें मीडिया के लोग भी होंगे, उसमें जुडिशरी के लोग भी होंगे, उसमें एग्जीक्यूटिव के लोग भी हैं, सारे लोग, यानी डेमोक्रेसी का पूरा ढांचा हमारा अगर सड़ गल चुका है, तो इसमें जासूसी इसलिए होती है जिसके जरिए हम उसकी नब्ज को दबा सकें। और यही लोकतंत्र का वो चेहरा है जो दुनिया के मानचित्र पर या वर्ल्ड इंडेक्स में भारत की डेमोक्रेसी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। 2014 में भारत लोकतांत्रिक देशों में 27वें पायदान पर था, आज की तारीख में भारत 55वें पायदान पर है। ये अंतर आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।